ठीक है। चलो, आज की जो क्लास है वो अपने शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के, यानी स्कूल मैनेजमेंट को। इससे पहले थोड़ी सी बात अपने ये करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन पढ़ने से पहले जो स्कूल लेक्चरर के जो सिलेबस है उसके अंदर दो पार्ट के अंदर यानी डिवाइड किया गया है। दो भागों के अंदर यानी बांट रखा है हमारे जो सिलेबस है उसको, और दो भागों में जो बांटा हुआ है उसमें 75 प्रश्न जो हैं वो तो आएंगे फर्स्ट पेपर में, और 150 प्रश्न है वो आएंगे सेकंड पेपर में। यही तो है। सेकंड पेपर में पहले हम ये देख रहे थे कि भी सब्जेक्ट प्लस मनोविज्ञान था, और अब सब्जेक्ट में से मनोविज्ञान को बता रहे हैं किस में ले आए, फर्स्ट पेपर के अंदर। तो फर्स्ट पेपर के अंदर पहले जो पार्ट थे महत्वपूर्ण, जिस पार्ट की अगर बात करें हमारे सामने, वो इस प्रकार से आ रहे थे। इतिहास व कला संस्कृति का पार्ट था, यानी महत्वपूर्ण पार्ट की अगर बात करें तो। दूसरा यहां पर जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है शैक्षिक प्रबंधन का। किसका? शैक्षिक प्रबंधन। और तीसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण पार्ट है वो आप कह सकते हो समसामयिकी या करंट का पार्ट है। समसामयिकी या करंट जिसको बोल दिया समसामयिकी। ये तीन मेजर पार्ट है। यानी पिछली भर्ती से पहले तो क्या था कि ऐसे डिवाइड था कि इतिहास का जो पार्ट है वो 15 नंबर है, 15 प्रश्न आएंगे 75 में से, यानी 15 प्रश्न किसके आ रहे थे? इतिहास और कला संस्कृति का जो पार्ट था उसमें से आ रहे थे, और 15 प्रश्न आ रहे थे शैक्षिक प्रबंधन के, 10 प्रश्न आ रहे थे समसामयिकी के। ऐसा डिवाइडेशन था लास्ट भर्ती से पहले, लेकिन पिछली बार उन्होंने उस डिवाइडेशन को खत्म कर दिया। तो अब एक तो ये हो गया कि आपका फिक्स नहीं है किस पार्ट में से कितने प्रश्न आएंगे। तो लास्ट ईयर जब आया तो आप यूं कह सकते हो 15-17 प्रश्न के आसपास तो आपके थे इतिहास कला संस्कृति वाला जो पार्ट था, और लगभग 8-9-10 प्रश्न आपके थे शैक्षिक प्रबंधन से। ये पार्ट भी मतलब एक तरह से आप यूं कह सकते हो जैसे गणित का पार्ट होता है या विज्ञान का जो पार्ट होता है उसमें फैक्ट होते हैं, मतलब सीधे सी चीजें होती हैं, ज्यादा भ्रमित करने वाली बातें नहीं होती हैं। तो यहां पर भी आपने अगर टॉपिक को ठीक ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो वो 8 आएंगे, तो 8 के हिसाब से 9-10 यानी अधिकतम प्रश्न आप करने की स्थिति में यहां पर रहते हो, मतलब इस पार्ट को अगर आप ठीक कर लेते हो। तीसरा जो फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने बात की समसामयिकी, ये आ जाएगा। और इसके बाद में जो बड़ा पार्ट जो रहता है वो राजस्थान की ज्योग्राफी का रहा था। पिछली बार राजस्थान की ज्योग्राफी के 7, 8, 9 कुछ पेपरों के अंदर 10 तक प्रश्न चले गए थे। तो ये तो ज्योग्राफी वालों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान का भूगोल के अंदर 1-2 टॉपिक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मतलब उस पेपर के अंदर आते हैं। तो यहां पर अगर मैं मान के चलूं टोटल है तो आप यूं कह सकते हो कि अगर 5-7 प्रश्न इसके मानते हो राजस्थान के, अगर 10 नहीं मानते हैं अपने 7 या 8 मान ले, 7 या 8 इसके मान ले, तो दोनों को मिलाकर के 15 प्रश्न के आसपास ये हो गए। 10 आपके करंट के, 15 और 10 25, और इतिहास कला संस्कृति के आप ये मान के चलना कि लगभग 15 प्रश्न मान लीजिए, 25 और 15 40। कहीं कोई गणित विज्ञान अंग्रेजी की कोई कहानी नहीं है, उसमें से एक पार्ट ये है। अब दूसरा जो यहां पर जो पार्ट आपका कुछ चीजें आएंगी, जैसे गणित की आएगी, विज्ञान की आएगी, अंग्रेजी की आएगी, हिंदी की आएगी, जो हम फर्स्ट पेपर पे जब चर्चा करेंगे तब उसमें डिटेल में अलग से बात कर लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शैक्षिक प्रबंधन वाला जो हम पार्ट पढ़ना चाहते हैं वो इस 75 प्रश्न का एक हिस्सा है, जो आप यूं कह सकते हो 8 से लेकर के 10 प्रश्नों के बीच में आप मान लीजिए पिछली बार का जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। पहले तो 15 तक आते थे, तो 15 प्रश्न तो मुझे आने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं लगती है, लेकिन अलग अलग पेपरों के अंदर भी वेरिएशन रहेगा। किसी ग्रुप के अंदर हो सकता है वो 7 आ जाए, किसी के अंदर 8 आ जाए, किसी में 9 भी आ सकते हैं, किसी में 10 भी आ सकते हैं, कहीं 11 भी दे दिया तो कोई बड़ी बात को नहीं। अगर कोई किसी के 6 आ गए तो यानी ऑल ओवर आप रेंज के तौर पे आप यूं कह सकते हो 7 से 10 के बीच में आपका मार्जिन रह सकता है। तो वो तो प्रश्न पत्र बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कहां किस पार्ट से कितने प्रश्न बनाता है। तो है बहुत ठीक पार्ट मतलब आपका ये। अब सबसे पहले जो आज की जो क्लास के अंदर जो हम सामान्य जो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो सिर्फ सिलेबस को लेकर के ही करेंगे। सिलेबस जो शैक्षिक प्रबंधन का दे रखा है
इसमें पहली बात तो ये होगी कि ये जो सिलेबस दिया है इसको हम कहां से कवर करें। ये वर्तमान जो हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, ये जो नोट्स हैं, एक तो आप उनको याद कर लेना, दूसरा उसके बाद में छोटा सा गुटको पा जाएगा मार्केट के अंदर, जिसमें आए हुए यानी प्रश्न, आए हुए प्रश्न यानी प्रत्येक टॉपिक के किसी के 2 मिल सकते हैं, किसी के 5 मिलेंगे, किसी के 10 मिलेंगे, यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर नहीं मिलेंगे आपको, सारे 100-200 प्रश्न आपके सामने आए हुए प्रश्न मिलेंगे, उनको आप उस टॉपिक से रिलेटेड वो देख लेना। मोटा मोटी मेरे विचार से जितने प्रश्न ठीक होने होंगे उस दायरे के अंदर हम आ जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ आपने खातर पढ़ने की जरूरत को नहीं है। अब सबसे जो पहला जो टॉपिक लिखा है, यानी हमने 9 या 10 टॉपिकों के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे पहला जो टॉपिक लिखा है शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है, पहले प्रबंधन की बात करेंगे। प्रबंधन का अगर भी इस पार्ट को, पहली बात तो यह है कि सिलेबस को अगर देखने से पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे हमने लिखा है प्रबंधन और उसके बाद में लिखा है शैक्षिक, मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हो। क्यों जरूरी है, हम शिक्षा के साथ में इसको क्यों पढ़ रहे हो, यानी बिना प्रबंधन के आप यूं कह सकते हो कोई भी काम सफल है नहीं हो सकता। चाहे एक संस्था की बात करें, चाहे एक घर की बात करें, चाहे एक राष्ट्र की बात करें, चाहे एक व्यक्ति की बात करें, अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहली जो शर्त है ना, वो आपका प्रबंधन ठीक होना चाहिए, आपका तरीका और काम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। ये जो सिखाने का जो प्रयास कर रहा है ना प्रबंधन, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे इसमें महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ये है कि भाई किसी भी कार्य के अंदर आपको सफल होना है, इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए, प्रबंधन आना चाहिए। घर में भी मैं एग्जांपल देता हूं, कई बार थे यहां देखे हो, कई लुगाइयां दिन गेहूं लेके छिपे ताई चक्कर काट बोकने बांगो काम पूरो को नहीं हुए। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनके घर में काम तो होता है लेकिन उसने टाइम डिवाइड करके और वो 10 बजे तक सुबह जो आपको काम कर लिया और बैंक बाद में 3 बजे तक आपको रेस्ट करे और करे, 3 बजे बाद में वापस काम करे। इसका मतलब उसको काम करने का सलीका है, तरीका है। फर्क ये नहीं है दोनों के पास काम एक जितना है, दोनों को अगर एक जितना ही काम अगर देते हो तो दोनों एक समय में पूरा नहीं करते हैं, एक कम समय में करता है और एक अच्छी क्वालिटी के साथ में भी कर लेता है। इसका मतलब फर्क कहां आया, तरीके के अंदर आया, प्रबंधन के अंदर आया, उसके मैनेजमेंट के अंदर आया। आप देखते हो कि आप स्कूल के अंदर जाओगे, आप देखोगे कि आप अलग अलग स्कूलों के अंदर गए, जब आपकी बात होगी तब आप में से एक तो ये कहेगा हमारा स्कूल तो बहुत शानदार चल रहा है, यानी हमारा स्कूल तो बहुत है अच्छा चल रहा है, वहां स्टाफ का भी जो है वो सामंजस्य ठीक है, संस्था प्रधान अच्छे हैं, गांव वालों का सहयोग अच्छा है और विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाला वो ये कह रहे हैं हमारे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ सारे दिन तो आपसी में लड़ा, गांव वाला सागर तो माने देखे अच्छा कौन लागे, स्कूल को तो भट्ठे ही बैठे हैं। इसका मतलब दोनों के अंदर बोले संसाधन घने पड़े, यानी दोनों के अंदर सिमिलर संसाधन होने के बाद में भी दोनों संस्थाओं के अंदर भिन्नता है, एक शीर्ष पे जा रही है, एक डाउन पे जा रही है। क्यों जा रही है, क्या कारण क्या है, हैं? इसका मतलब प्रबंधन। आप में से भी कुछ बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे, कुछ काम चलाऊ होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नए भी हों। नए होने वाले में और होने वाले में काम बराबर कर रहे थे, इसका मतलब कहां पे फर्क आया, उस काम करने के तरीके के अंदर फर्क आया। तो यहां पर जो हम बात करेंगे ये शिक्षा के ढांचे को सुधारना चाहता है। ये जो प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, यानी प्रबंधन तो आप देख रहे हो मैनेजमेंट की अलग अलग पोस्टें होती हैं, एमबीए कर रखा है, कहते हो ना, बड़ी कंपनी के तौर पे वो प्रबंधन का काम संभाल रहा है। घर का, उसका घर अच्छा चलेगा जिसका प्रबंधन ठीक है। आप एक मकान बनाते हो, पहले कोई ना कोई खाका बनाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो वो व्यवस्थित और साफ सुथरा होगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, कभी बना दियो कभी तोड़ दियो, वो पूरा होने में को नहीं आवे, पैसे आपके अधिक लगेंगे, एनर्जी आपकी अधिक लगेगी, आउटपुट नहीं आएगा। प्रबंधन आपको यह सिखाता है कि आप एक सफल कैसे हो सकते हो, उस संस्था को, उस राष्ट्र को, स्वयं को सफल कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको तरीका आना जरूरी है, और वो तरीका भी आपका व्यवस्थित। जिस व्यक्ति को व्यवस्थित काम करना आता है, समय के अकॉर्डिंग काम करना आता है, इसका मतलब वो सफल होगा। यहां पे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, न केवल शिक्षा के अंदर। ये तो शिक्षा का हो गया, कृषि के अंदर पढ़ोगे तो आप यानी कृषि के प्रबंधन की बात करेंगे,
कईयों के खेत के अंदर आप देखते हो खेती बहुत अच्छी होती है, दूसरे के नहीं हो पा रही है, इसका मतलब प्रबंधन का ही चक्कर है। शिक्षा के अंदर होगा, कृषि के अंदर, यानी ऑल ओवर आप किसी भी सेक्टर के अंदर लेकर के जाओगे, उस सेक्टर का हम आगे नाम जोड़ देंगे, वो उससे संबंधित प्रबंधन हो जाएगा। यानी प्रबंधन अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है, और ये उस प्रबंधन का ही एक हिस्सा हो गया कि इस प्रबंधन को हम किस जगह पे लागू करना चाह रहे हैं, शिक्षा के अंदर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, शैक्षिक प्रबंधन। और उस शैक्षिक प्रबंधन के कुछ हमारे जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं, वो उन टॉपिकों से संबंधित सवाल कैसे कैसे कहां से पूछे जाते हैं। एक तो सीधा ये हो गया भाई, ये तो बात ये है कि शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना क्या होगी, यानी कंसेप्ट क्या है, कार्य क्या होते हैं, सिद्धांत कौन से आएंगे। तो लगभग आप यूं मान सकते हो कि एक सवाल इस टॉपिक से बनने की संभावना रहती है। बहुत आसान सा टॉपिक है। दूसरा, जो शैक्षिक परिदृश्य की जो बात की गई है, ये डायरेक्ट आपका कुछ सीधा सवाल नहीं होता है। शैक्षिक परिदृश्य के तौर पे हम यहां पर कुछ डायग्राम यानी ढांचे के तौर पे बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर शिक्षा के लिए कौन काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कौन काम कर रहा है, फिर राज्य स्तर के ऊपर, क्योंकि न तो हमसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूछा जाएगा, न राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का होगा। हमारे लिए सीधे हम किसके ऊपर आएंगे, राज्य की जो बात आ रही है। कुछ हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कुछ चीजें हमें जो लिंक कर रही हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो ये शैक्षिक परिदृश्य का मतलब हमारा ढांचा कैसा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंदर। जैसे आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या काम कर रहा है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो शिक्षा के ढांचे को, यहां पर जितनी भी संस्थाएं हैं ना, मूल रूप से शिक्षा को सुधारने के लिए टॉपिक दिए गए। शैक्षिक परिदृश्य मतलब शिक्षा के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं किस किस ढंग से काम कर रही हैं, उसकी बात करेंगे। अब ये संस्थाएं महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित एक या दो सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। ये एक तरह से इसी का शैक्षिक परिदृश्य के अंदर हम आगे जाकर के फिर आपके सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखी है। अलग से मेंशन का मतलब होता है RSCRT जो उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, यानी वो शिक्षा के लिए अनुसंधान का भी काम कर रही है, शिक्षा को सुधारने का काम कर रही है। ये संस्था उदयपुर के अंदर है, वो किस प्रकार से काम करेगी, यानी राज्य लेवल के ऊपर ये एक संस्था है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की जो आप बात कर रहे हो, वो कहां पे है, उदयपुर। यानी वो उदयपुर के अंदर जो संस्था है वो पूरे राजस्थान को डील करने का प्रयास कर रही है, किस प्रकार से राजस्थान की जो शिक्षा है उसको देखा जाए। उस संस्था का सेंटर के साथ में लिंक होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा को सुधारना। दूसरी आप देखोगे कि फिर डाइट आ गई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यह इसका मतलब प्रत्येक जिले के अंदर गठित कर दी गई है। जैसे हनुमानगढ़ के अंदर एक डाइट होगी, गंगानगर की डाइट होगी, चूरू के अंदर डाइट होगी, बीकानेर के अंदर डाइट होगी। इसका मतलब ये जिले लेवल पे काम कर रही है। RSCRT कहां पे काम कर रही थी, सेंटर मतलब स्टेट लेवल पे काम कर रही थी, और डाइट कहां पे काम कर रही है, जिले लेवल पे। यानी जिले लेवल के ऊपर उन चीजों को वो उनके काम करेगी। जैसे ये डाइट किसी ने BSTC की होगी तो उसका सीधा सा संबंध रहा होगा डाइट से, रहे ना। अब ये देखेंगे कि इनके अंदर ऐसे आएंगे, ये संस्थाएं कब गठित की गई, किस आधार पर गठित की गई, इसके अंदर इसका ढांचा कैसा है, इसका काम क्या रहता है, कौन कौन से प्रभाग होते हैं, ये ऐसे इनके अंदर प्रश्न बनेंगे। फिर आपने देखा RSTB राजस्थान स्टेट टैक्स बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो बात करते हो, झालाना डूंगरी जयपुर वाले की, वो किताबों का छपवाती है, वितरित करवाती है, कहां कहां पे करवाएगी, किस लेवल पे करवाएगी, उसके क्या क्या काम रहते हैं, कौन सी क्लास तक की किताबें छपवाएगी, ये सारी बातें इसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ी हुई बात है। BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हो आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकांशतः हमारे जो यहाँ पे हैं वो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के ही विद्यार्थी रहे, कुछ CBSE वगैरह के रहे होंगे, वो अलग बात है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका गठन कब किया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, और उसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, वो शिक्षा के लिए जैसे परीक्षा का काम करवाती है मुख्य रूप से आप देखेंगे, और कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवा रही है, वो सारी आप इसके अंदर देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पे हुआ, उसका मुख्यालय कहां पे है, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगे। IAC उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो है, इसका मतलब उच्च अध्ययन से संबंधित अपने बीकानेर के अंदर है, अजमेर के अंदर है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान गवर्नमेंट कॉलेजों की अगर बात करते हो तो वो,
तो वो शिक्षा को सुधारने के लिए, यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, बीएड करवाते हैं, एमएड करवाते हैं, और आप यूं कह सकते हो रिसर्च से संबंधित काम है वो करवाते हैं। इनका गठन कब हुआ था, राज्य के अंदर कहां पे है, इनका कार्य क्या है, इनके अंदर प्रभाग कौन से हैं, ये आएंगी बातें। इसी प्रकार से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जो ओपन स्कूल जिसकी बात करते हो, जो दूरस्थ इलाकों के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं जो किसी अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ दी, उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 10वीं 12वीं थाने बेरो है, बोले स्टेट ओपन कर ले, आप सीधो कह दें ओपन बोर्ड कर ले हैं, बोले 10वीं में छूट है, कोई बात को नहीं, 4 बार दे 5 बार दे, कितनी बार दे सकता है वो अलग बात है। 12वीं के अंदर है, बहुत सारे आपके पास में विषय होंगे, इस बार 1 पास हो गया, अगली बार 2 हो गए, फिर उससे बाद अगली बार 1 हो गया, जोड़ तोड़ करके डिग्री पूरी हो गई। तो ऐसे काम कि कोई नहीं दे पाता है परीक्षा को नियमित रूप से, तो उसके लिए ये दूर दराज के विद्यार्थी हैं, उनको भी सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार से स्टेट ओपन स्कूल यानी शुरू किया गया। स्टेट ओपन स्कूल क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किन के लिए करेगा, वो सारी की सारी इस ढांचे के अंदर अपने यहां पे देखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा पार्ट है, जिसमें से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से शिक्षा में नवाचार आ रहा है, कुछ इनोवेशन। ये तो संस्थाएं थी जो काम कर रही थी, वो तो क्या थी, संस्थाएं। अब अलग अलग चीजें आएंगी। आप एलिमेंट्री एजुकेशन को किस प्रकार से सुधार रहे हो, आप यानी प्राइमरी जो शिक्षा थी उसको कैसे सुधार कर रहे हो, उसमें सुधार करने के लिए एक प्रोग्राम आया था, वो क्या था, SIQE। कोरोना काल के अंदर एक प्रोग्राम आया था स्माइल, हंसते हुए, आप हंसते हुए नहीं है, बात करेंगे स्माइल 1 2 3 क्या क्या थे, स्माइल के अंदर क्या किया गया था, वो सारी बातें हैं कि स्माइल कब शुरू किया गया, प्रथम कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, तृतीय कौन सा था, ये बात करेंगे। ये क्या था, शिक्षा में नवाचार, यानी शिक्षा का जो गैप आ रहा था कोरोना काल के अंदर, आपने देखा कि भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तब उन्होंने सोचा कि भाई बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक प्रोग्राम शुरू करना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को हमने एक नाम दे दिया, तो वही आपका क्या है, स्माइल की बात करेंगे। इसी प्रकार से शिक्षा वाणी, जो आपके रेडियो के ऊपर कई बार आप सुनते हो, चलता है अभी भी, शिक्षा वाणी यानी रेडियो के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है। भाई दूर दराज के अंदर कोई ढाणियां बैठे हुए, टाबर बैंक, टीवी भी कोनी, तो इसका मतलब वो रेडियो के माध्यम से सुन सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, शिक्षा वाणी। दूरदर्शन के माध्यम से यानी टीवी वगैरह के माध्यम से, जो दूरदर्शन है उसके माध्यम से करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शिक्षा दर्शन। इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म और है, वो क्या है, दीक्षा राइज। ये सारे शिक्षा में इनोवेशन लाने के लिए, शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए आपके सामने आए हैं। विविध प्रबंधन, हम कह रहे हैं शिक्षा का सुधार करना है, और शिक्षा को सुधार करने के लिए ये कुछ काम कर रहे हैं। अब फिर ये आपने देखा RT एक्ट 2009 लेकर के आए थे, जिसमें हमने यह देखा था कि भी 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी थे उनको पूर्णतः निःशुल्क जो शिक्षा देना मैंडेटरी हो गया, अनिवार्य हो गया। इसकी धाराओं के बारे में बार बार प्रश्न, RT एक्ट के बारे में लगभग आप ये मान के एक प्रश्न इससे संबंधित पक्का होगा। ये 4 या 5 है, इनमें से 1 या 2 वो उस पेपर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पे 1 पूछता है या 2 प्रश्न आप इस एरिया से आएंगे। यहां से RT एक्ट 2009 में से 1 आप पक्का मान के चलें, ज्यादा भाई वेरिएशन हो सकता है, जैसे ऐसे इसमें से 1 पूछ ले, इसमें से 2 पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। 1 या 2 इसकी हमें धाराएं याद करनी पड़ेगी। RT एक्ट के अंदर कौन सी धारा क्या कहती है, बच्चे को फेल नहीं करना, बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना, फेल वाले के अंदर कुछ सुधार हो गया। आपने टाबर ने बहुत सारा अधिकार टाबर ने भी दे दिया, मैं तो पढ़ूं नहीं कौन पढ़ूं, मेरे यहाँ घूर कौन को, मार कौन को, डरा कौन को, ठीक है ना। तो ये सारे आपने देखा था, पीछे तक आपने देखा था कि 8वीं तक कोई फेल नहीं हो रहा था, फिर थोड़ा उसमें सुधार किया गया, पुनर्परीक्षा की व्यवस्था की गई, ये सारी है। उसको स्कूल नहीं जचे तो वो दूसरे स्कूल में जाएगा, तो वो किस धारा के तहत, कोई मास्टर जी कहते बोले मैं TC कौन दी हूं, बोले आप RT एक्ट की ये धारा पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी है तो मैं बताता हूं, बोले मेरे तो जी कौन लागे स्कूल में, मैं तो दूसरे में जाऊंगा, समझ गए ना। कोई कहते मैं तो तिरुलियों को नहीं, टाबर थार तो बड्डो हो रही है, उसके पिताजी कहते हैं हमारा बच्चा 12 साल का ही है तो इसका मतलब आपको एडमिशन देना पड़ेगा उम्र के हिसाब से, ठीक है ना। 6 से 14 साल के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, जो जिस उम्र का है उसको उसी क्लास के अंदर एडमिशन, तो बोले सिखाने की जिम्मेदारी मास्टर की होगी उसके लिए अतिरिक्त प्रोग्राम चलाए, आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक होगा। वो किए हो बढ़ाना पड़ेगा, आपको शिक्षा का ढांचा ठीक करना है। वो बच्चा किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, हमारी जिम्मेदारी है उस शिक्षा को ठीक करने की। तो RT एक्ट के अंदर है, यानी इसमें जिम्मेदारियां बताई गई, माता की क्या होती है, बच्चे की क्या होती है, या टीचर्स की क्या होती है, कौन कौन सी धाराओं से संबंधित एक सवाल हमारे सामने रहेगा। अगली जो बात की गई है समग्र शिक्षा अभियान, अब वो चला है आपने समस्या को नहीं
समस्या ही है जी पढ़ना रही। पहली आई एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, फिर आया रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और अब आ गया समसा एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं। अब बोले एकीकृत शिक्षा क्या है? देखो पहले आपने देखा था थे या क्यों नहीं, जैसे 2004 में 2008 में थर्ड ग्रेड की जो हम बात कर रहे थे, यानी अध्यापक लेवल की भर्तियां बड़े स्तर के ऊपर आनी शुरू हो गई थी। वो आरटी एक्ट के अंदर जो बात की गई है कि आप विद्यालय के अंदर इतने से कम सीटें खाली नहीं रख सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे आ रहे थे, तो फिर स्टेट ने क्या कर दिया कि भर्ती निकालनी शुरू कर दी। उस समय वो सर्व शिक्षा अभियान किया गया था। 1 से 8 तक के जो बच्चे थे उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आप बात कर रहे थे। अब उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब आपको देनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? स्टाफ चाहिएगा। वहां पे आपने देखा कि गांव के अंदर बहुत सारा कमरा बनया, स्कूल आगे लिखे थे, कभी देखो सर्व शिक्षा अभियान रेक या पेंसिल टंगड़ी होती है, पेंसिल के ऊपर यहाँ टाबर बैठा होता नहीं आजकल थे देखा होगा, इससे लोगों थाने वो पावे को नहीं अब, क्योंकि अब वो ऐसे नहीं लिखा, पुरानी कमरों कोई पड़े हुए ऊपर पेंसिल टाबर पे बैठे हैं, अलग बात है, यानी उस बच्चे को आप शिक्षा दे रहे हो। तो ये आया था 1 से 8 तक के लिए। फिर राष्ट्रीय माध्यम, फिर यहाँ बोला 8वीं तक तो पढ़ लें, बाद में छोड़ के जानता रहे। 9वीं ड्रॉप आउट फिर हो गया पूठा, 9, 10, 11, 12 के लिए फिर अभियान आया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसीलिए ये वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर्स की बड़ी भर्तियां आनी शुरू हुई उस पैसे के तहत। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर कमरे बने हैं, रमसा के तहत, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए फिर स्टाफ की जरूरत पड़ी, तो वहां पर यह शुरू कर दिया। अब यहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब वापिस से आप देख रहे हो कि एक तो ढांचो संभाल लो, 1 8 तक फिर 9 12, बोले वो केरीरो है कट्ठो ही कर दियो, बोले कट्ठो कर दिया, तो बोले कट्ठो कर दियो, तो अब मतलब समग्र शिक्षा जो समसा और रमसा की जगह पे खत्म करके क्या कर दी, समसा काम करेगी, मतलब पहली में ले गए 12वीं, यानी प्री प्राइमरी से लेकर के आप 12 तक की जो बात करेंगे उन सबको एक आंगनबाड़ी भी बिठी आ गई, ठीक है ना। अब वहां से लेकर के 12 तक की जो शिक्षा है वो एक साथ में देने लग गए। अब इसका मतलब एक की मॉनिटरिंग के अंदर आप वो काम कराओगे। अब भी एक ही संस्था प्रधान के 12 तक का जो प्रिंसिपल है वो उसको मॉनिटरिंग करेगा, उस संस्था यानी उस एरिया को, उस शिक्षा को सुधारने के लिए काम कर दिया गया कि भी अलग अलग न होकर के वो रमसा एसएसए और रमसा की जगह अब क्या कर दिया गया, समसा। तो ये एक समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित आप एक सवाल अपना मान के चले। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, नाम स्पष्ट है, शिक्षा में आधी अधूरी नहीं, संपूर्ण पूर्ण क्वालिटी वाइज लाना, और उसके लिए मैनेजमेंट आपका शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टीक्यूएम की बात करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की, ये पिछली बार जोड़े थे, ये टॉपिक पहले नहीं होते थे, ये लास्ट बार जब सिलेबस बदला था ना उन्होंने तब ये जोड़े थे। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षा की नेतृत्व शैलियां, शैक्षिक प्रबंधन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण है, और एक लास्ट में इसमें और रह गया टॉपिक संस्थागत नियोजन, एक और टॉपिक है, लास्ट में लिखा होगा शायद, है ना, यहां पे लिखा नहीं है, हाँ है संस्थागत है नियोजन, ये टॉपिक और है। अब ये क्या है, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियां, नेतृत्व मतलब नेता की शौक होना चाहिए स्कूल आ रहा। अब कई तो यहां कहेगा मारा तो है नहीं संस्था प्रधान बड़ो खड़ूस है, नमस्कार करा तो जवाब ही कौन दे, यहाँ सीधो ही मतलब ऑर्डर मारे। दूसरा यहाँ कहो मारे तो बहुत बढ़िया है, माने सारा काम पूछ पूछ के करें, मतलब मैं सारा मिलजुल के करा, समझ गया ना, एक इस प्रकार का होगा। एक कहे बोले मारे तो संस्था प्रधान इससे है जो को माने बेटाली त्रियां रखे, बाकी बोले थारे कठी कोई आंच को नहीं आन दू, मैं बैठे हूं आगे, अलग अलग होंगे। एक हुए बोले थे जानो और थारो काम जाने, आप तो कुर्सी पर बैठे आ रहा हूं, अलग अलग शैलियां होंगे कि नहीं होंगे, है तो वो नेतृत्व। अब कौन सा अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद की बात है, लेकिन क्या सभी का नेतृत्व एक जैसा होता है, नहीं होता। नेतृत्व की शैलियों की बात की गई है, कौन सी शैली किस प्रकार से है, हस्तक्षेप वाली है कि अहस्तक्षेप वाली है कि वो तानाशाह प्रवृत्ति की है कि लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की है, कि इसके अंदर हम ऐसी शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, नेतृत्व की शैलियां कौन सी होती हैं। अगला जो बात की गई है वो शैक्षिक
पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण। अब ए दो चीज हमें शब्द, एक तो वह थे या कोगा स्कूल में जाओगा, एक अधिकारी आसी वो थारो करेगो ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण करेगा, एक करेगा निरीक्षण। दोनों में फर्क क्यों है? एक तो आएगा स्कूल के अंदर, वो आपको देखेगा कि ये कमियां हैं, कमियों को नोट किया, उसके बाद में हमें सुझाव देगा कि आप इनको ऐसे ऐसे सुधारिए। आप कहते हो कि अधिकारी तो बहुत अच्छे आए थे, इसका मतलब अब उसने आपका पर्यवेक्षण किया है, आपको उस चीज में सुधार लाने के लिए। दूसरों आवेगो निरीक्षण करने, ये क्या है, झाड़ू नहीं निकाली, ये यहां पे साफ सफाई नहीं है, कमियों को नोट करेगा और एक नोटिस जारी करो। वो क्या हो रहा है? निरीक्षण। बोले मन तो फरडो सो दे गया क्या? यानी निरीक्षण हुआ, उस निरीक्षण के अंदर यानी कमियां पाई गई तो उस कमियों के हिसाब से उन्होंने कर दिया। तो ये शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण की बात करेंगे। लास्ट जो होगा वो आपका कौन सा होगा? संस्थागत नियोजन। नियोजन यानी प्लानिंग आप किस प्रकार से करेंगे। संस्थागत नियोजन की बात करें, उसमें भौतिक कौन से होंगे, मानवीय कौन से होंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो 8, 7, 10 जो टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, एक प्रश्न हमने यहां तक मान लिया शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक प्रबंधन, यानी यहां से मान लीजिए नेतृत्व शैलियां या जो शैक्षिक पर्यवेक्षण, ये जो लास्ट वाले तीनों पार्ट है ना, मेरे विचार से इनसे हम 2 सवाल मान सकते हैं। इन तीनों में से 2 सवाल मान सकते हो। एक सवाल आप इसमें से कह सकते हो, वो भी सकता है नहीं भी हो, 3, 2 और 1, 3, एक यहां पे अगर करते हो तो 4, एक आरटी एक्ट का पक्का मिलेगा, 5, एक आप इसमें से मान लीजिए एक बार SIQ स्माइल वगैरह, 6, एक आप यूं इसमें से मान लीजिए एक बार, 7 और एक यहां से मानते हो, 8 ये मिनिमम सवाल होते हैं। अगर इनमें से 2 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो इस प्रकार से करते हो तो 10 तक चले जाते हैं। कम होंगे तो 8, वो हमें पहले से पता नहीं चलेगा कि कौन से कितने पार्ट रहेंगे। तो ये एक बहुत ही साफ सुथरा सा एक तरह से पार्ट है, ज्यादा कोई भ्रमित करने वाला भी नहीं है। और फर्स्ट पेपर को जितना हम मुश्किल मानते हैं उतना मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ठीक कर सकते हैं। आप तो गणित विज्ञान अंग्रेजी के तीन ले रहे पड़ा, पहले में के आसी गुरुजी, पहले में के आसी, एम को गणित, को विज्ञान, को अंग्रेजी, न कला संस्कृति इतिहास के अंदर होगा, नहीं होगा ना, न करंट के अंदर होगा यानी समसामयिक के अंदर, न राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे तो होगा, न आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपके आएंगे, कहीं पे पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो भी नहीं आएगी। तो बोले बैठ रहेगी 5, 7, 10 छोटे छोटे यानी उनमें से कुछ प्रश्न आएंगे। तो बड़े सहजता के साथ में एक एक यूनिट को, पार्ट को, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और इन टॉपिकों के बारे में आगामी जो विस्तृत जो चर्चा होगी वो आगे से शुरू कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ।